हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्यूरोक्रेट मेकर। और यहाँ से मैं आपको इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ विद स्पेशल रेफरेंस टू एंशियंट हिस्ट्री। तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या हिस्ट्री में अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं फर्दर, पीएचडी स्टूडेंट्स और सिंपली कॉलेज स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वन वर्ड नोट्स या फिर जिसे हम सिनॉप्सिस भी कहते हैं वो प्रोवाइड करूँगी। अगर आपके एग्ज़ाम्स कुछ ही टाइम में आने वाले हैं या आपके पास बहुत कम टाइम है पढ़ने का, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले ये लेक्चर्स मैंने कम से कम टाइम के लिए रखे हैं, जिससे कि आप बहुत जल्दी टाइम पे सारे टॉपिक्स कवर कर सकें ईज़िली। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है महाजनपद्स। महाजनपद्स का डेवलपमेंट 600 BC से हुआ था और इस समय पे लगभग 22 अलग अलग जनपद जो थे वो डेवलप हो चुके थे। जन का मतलब होता है पीपल और पद का मतलब होता है फुट, मतलब कि जहाँ पे लोग आते हैं और अपना फुट होल्ड रख के रहने लगते हैं। और ये बहुत ही बड़े किंगडम्स होते थे वैदिक पीरियड के। इस समय पे बहुत से ऐसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए थे क्योंकि उस समय पे आयरन के टूल्स डेवलप होने शुरू हुए थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में बहुत मेजर डेवलपमेंट आया था और जो सिटीज़ थे वो सेटल होने लगे थे, प्रोडक्शन बढ़ने लगा था, मिलिट्री, पॉलिटिकल, रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए और इसके बाद जाके महाजनपद्स का राइज़ हुआ। छोटे छोटे किंगडम से और जनपद थे, मतलब कि पहले जनपद बने थे और वही डेवलप होकर महाजनपद जो थे वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो गए थे। द पीपल गेन्ड अ स्ट्रॉन्ग एलिजियंस टू द टेरिटरी और जनपद दे बिलोंग टू रेदर देन द ट्राइब और द जन। मतलब कि जो लोग थे उनका एलिजियंस मतलब जो उनकी लॉयल्टी थी वो उनके टेरिटरी के लिए हुआ करती थी, ना कि उनके ट्राइब के लिए। लाइक दे वर मोर लॉयल टू द टेरिटरी। इस पीरियड को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं और फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्या थी, हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस पीरियड में आके जो पॉलिटिकल सेंटर्स थे वो शिफ्ट हो रहे थे फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्टर्न साइड, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे, मेजर सेंटर्स, वो ईस्टर्न इंडिया की तरफ, यानी कि एमपी के जो ईस्ट के स्टेट्स हैं, हमारा यूपी, बिहार, वो वाला एरिया। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि इस एरिया में बेटर फर्टिलिटी हमें देखने को मिलती थी, ज़्यादा रेनफॉल थी, रिवर्स थी और ये जो रीजन था इसमें बहुत सारे मिनरल्स, मेटल्स, आयरन प्रोडक्शन सेंटर्स देखने को मिले थे। आगे चल के हम मगध के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है। तो उसका डेवलपमेंट भी इन्हीं सब रीजन्स की वजह से हुआ था, क्योंकि वो कुछ ऐसे फुट हिल्स में, माउंटेन्स के बीच में सिचुएटेड था, रेनफॉल बहुत अच्छी थी, रिवर्स थी, प्रोडक्शन अच्छा था, फर्टिलिटी थी। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे सभी महाजनपद की लिस्ट। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे हमारा क्या क्या नाम है, काशी, कौशल, अंकर, मगध, वज्जी, मल्ल, शेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, असक, अवंती, गांधार, कंबोज। ठीक है, तो मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। 4 जो हैं हमारे वो के से शुरू होते हैं। कौन कौन से? काशी, कुरु, कौशल, कंबोज। 3 ए से शुरू होते हैं, अंग, असक, अवंती। 3 मा से मगध, मल्ल, मत्स्य और वी से 2 शुरू होते हैं, वज्जी, वत्स्य। उसके बाद कुछ डिफरेंट वाले हैं जैसे कि शेदी, पांचाल, गांधार और शूरसेन। तो इस तरीके से पहले आपको सबसे बेसिक इनके नाम याद होने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता है तो भी आप 2 पेज में कम से कम इनके नाम लिख के एक फ्लो चार्ट ही बना सकते हो। इन द कोर्स ऑफ टाइम स्मॉलर और वीकर किंगडम्स एंड द रिपब्लिक्स वर एलिमिनेटेड बाय द स्ट्रॉन्गर रूलर्स। ओके, तो जो स्मॉलर किंगडम्स थे उनको कॉन्कर कर लिया बड़े बड़े राजाओं ने। वज्जी और मल्ल यहाँ पे जो है वो गण संघ थे, यानी कि दे हैड अ गवर्नमेंट बाय असेंबली, विद इन द असेंबली दे हैड एन ओलिगार्ची। सो ओलिगार्चीज बेसिकली यहाँ पे 3-4 रूलर्स जो थे वो मिल करके रूल करते थे, किसी एक का डोमिनेंस नहीं होता था। तो इसके 2 एग्जाम्पल कौन से गण संघ के? वज्जी और मल्ल। और यहाँ पे असेंबली हुआ करती थी। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो थे वो मोनार्कीज थे और कुछ रिपब्लिक हुआ करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि गण संघ होते थे जो कि रिपब्लिक थे और बाकी जो मोनार्की थे वहाँ पे एक ही रूलर का रूल होता था। गण संघ को हम ओलिगार्ची बोलते हैं, जहाँ पे किंग को इलेक्ट किया जाता था, यानी कि किंग इलेक्टेड होगा और उसका रूल करने के लिए उसकी काउंसिल उसकी हेल्प करेगी। और वज्जी और मल्ल गण संघ के या ओलिगार्ची के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं।
जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के फाउंडर यानी कि महावीर और गौतम बुद्ध, वो भी इन्हीं रिपब्लिकन स्टेट से बिलोंग करते थे। हर महाजनपद की कुछ कैपिटल सिटी होती थी। महाजनपद की कुछ स्पेशलिटी है कि उनमें एक फोर्ट होता था जो कि प्रोटेक्ट करने के काम आता था पब्लिक को, किंग को फॉरेन अटैक से, इन्वेजन से, और किंग को छुपने के लिए भी एक लोकेशन मिलती थी। रेगुलर आर्मीज़ को ये लोग मेंटेन किया करते थे और लोगों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे, और जो टैक्स था वो फसल पे लगता था, प्रोड्यूस पे लगता था, और ये 1/6 होता था जिसे भाग या शेयर भी बोला जाता है, यानी कि जो भी आप उगा रहे हो उसका 1/6 आपको किंग को एज अ टैक्स देना पड़ेगा। क्राफ्टमैन हो, चाहे वो हर्डर हो, हंटर, ट्रेडर, सभी को टैक्स देता था। मतलब जिस चीज़ में भी आप ट्रेड कर रहे हो, जो आपने जानवर हंट किया, जो आपको क्राफ्टमैन ने जो भी कुछ बनाया, वो सब कुछ टैक्स के फॉर्म में राजा के पास जाया करता था। दो मेजर चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिले एग्रीकल्चर में। सबसे पहला था आयरन प्लगशीयर का यूज़ ज़्यादा होना, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ। नॉर्मली पहले के टाइम पे लकड़ी के प्लगशीयर होते थे, उनसे टिलिंग अच्छे से नहीं होती थी सॉइल की। आयरन प्लगशीयर के बाद प्रोडक्शन बढ़ा और लोगों ने, लाइक जो फार्मर्स थे, उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन शुरू किया था पैडी या फिर चावल की खेती के लिए। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता था, इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द सॉइल, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड प्लांटेड इन द फील्ड्स। मतलब कि मिट्टी में सीड ना लगाने की जगह डायरेक्ट एक छोटे से पौधे को, सैपलिंग को ग्रो करके लगाया जाता था, इससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। गन संघ और किंगडम में क्या मेजर डिफरेंसेस थे, तो गन संघ में जो चीफ ऑफिस थी, जो पोजीशन थी, वो हेरिडिटरी नहीं थी। अभी हमने पढ़ा कि गन संघ में जो किंग थे उनको इलेक्ट किया जाता था, लेकिन किंगडम में किंग होता था, काफ़ी बार हेरिडिटरी था और सारी पावर उसी के पास थी, उसकी फैमिली के पास थी, जिसे हम डायनेस्टी बोलते हैं। गण जो थे वो मेनली हमें हिमालयन फुट हिल्स के पास देखने को मिलते हैं ईस्टर्न इंडिया में, और जो किंगडम्स थे वो गंगा वैली में, इंडो गैंगेटिक प्लेन में देखने को मिलते थे। गण संघ में जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब कि जो काउंसिल है वो डिस्कस करती थी, डिबेट करती थी। ऐसा नहीं था कि जो राजा चाहेगा वो कर देगा। डिस्कशन कहाँ होते थे, एक हॉल में जिसे संथाग्रह भी बोलते थे। सलाकास, पीसेस ऑफ वुड यूज़ किए जाते थे वोटिंग में, मतलब लकड़ी का टुकड़ा, सलाका जिसे बोलते हैं, उससे वोटिंग की जाती थी। और सलाका गहापक, मतलब कि जो इस सारे लकड़ी के टुकड़ों को कलेक्ट करता था, कलेक्टर ऑफ वोट, वो देखता था कि किसी भी तरीके से इम्पार्शियलिटी नहीं हो रही है। बट जो हमारा किंगडम्स होते थे उसमें पॉलिटिकल पावर पूरी कंसंट्रेटेड थी किंग के पास। कंसंट्रेटेड मतलब कि एक जगह पे जब मैं बहुत सारी पावर दे दूं कि सिर्फ राजा के पास है। राजा को हालांकि मिनिस्टर्स असिस्ट करने के लिए होते थे, एडवाइजरी काउंसिल्स यानी कि परिषद या सभा होती थी। बट कुछ टाइम बाद हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम डिवाइनिटी ऑफ किंग बोलते हैं, जिसमें राजा को एकदम गॉड से कंपेयर किया जाने लगा और उनके लिए ऑफरिंग्स या बहुत ज़्यादा रिचुअल्स, यज्ञ होने लगे थे, जिस वजह से असेंबली की जो पॉपुलैरिटी थी वो कम हुई। गण संघ में 2 स्ट्रेटा होते थे, क्षत्रिय राजकुल यानी जो क्षत्रिय रूलिंग फैमिली, और दास मतलब जो स्लेवर्स और लेबरर्स थे वो। किंगडम में मेन फोकस जो था वो कास्ट लॉयल्टी पे होता था या फिर राजा की तरफ लॉयल होने पे। गण संघ ज़्यादा टॉलरेंट थे एज़ कम्पेयर टू किंगडम, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट थे, अलग अलग लोगों को अपने अंदर एसिमिलेट करना, उन्हें एंट्री देना। क्योंकि गण संघ में हमने पढ़ा था क्या था, वज्जी मल्ल, और उस पर जो जैनिज़्म बुद्धिज़्म के फाउंडर थे महावीर गौतम बुद्ध, तो वो लोग थे। और ये लोग ऑलरेडी थोड़ा सा ब्राह्मणिज़्म से लाइक रिजेक्ट कर रहे थे उससे, और ज़्यादा वेद की तरफ इनका लाइक झुकाव नहीं था। तो जो लोग भी थे जिन्हें ब्राह्मणिज़्म से कुछ शिकायतें थीं, तो वो इनकी तरफ कहीं ना कहीं झुकाव अपना दिखा रहे थे, ठीक है। और ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस थ्योरी वाज मोर डीपली इंटरेस्ट इन द किंगडम, मतलब किंगडम्स में ज़्यादा ब्राह्मणिकल थ्योरी, वही सब पूजा पाठ, यज्ञ, सेक्रीफाइसेस करना, एनिमल किलिंग, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही थी। ओके, यहाँ पे वही चीज़ रिपीटेड दी गई है। देन भी यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ तरह की असेंबलीज़ होती थी, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जनपद में राजा होते थे क्षत्रिय, ठीक है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जनपद जो थे उनको एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत सारी असेंबलीज़ होती थी। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सभा, फिर पौर सभा, समिति और जनपद। तो सभा में क्या होता था, असेंबली मोर एकिन टू अ काउंसिल ऑफ क्वालिफाइड मेंबर्स और एल्डर्स, मोस्टली मैन। इसमें मोस्टली एल्डर्स होते थे, गांव के बड़े बुजुर्ग, मोस्टली आदमी होते थे, जो कि एडवाइस करते थे किंग को।
गण और रिपब्लिकन जो जनपद थे उनमें जहाँ पे किंग नहीं हुआ करते थे, हमने पढ़ा कि जनपद वगैरह में किंग नहीं थे, तो वहाँ पे एल्डर्स ही थे जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे, मतलब बड़े बुजुर्ग लोग। पौर सभा, जिसे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं, ये एक असेंबली थी जिसका कैपिटल सिटी जो है एक होती थी, इसको पूरा बोलते थे, और ये म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, मतलब एक सिटी के अंदर जो होता है, जैसे आज भी हम देखते हैं कि नगर निगम होती सिटी के अंदर, तो उस समय म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पौर सभा होती थी। ये एक्शंस को एग्जीक्यूट करना, लागू करने का काम करते थे। उसके बाद हम देखते हैं समिति। समिति मतलब जनरल असेंबली। इसमें गांव के सभी एडल्ट्स आते थे, 18+ लोग आते थे, जो कि जब भी कुछ गांव में डिस्कशन है या मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस है तो कॉन्ग्रीगेट होना, मतलब इकट्ठे होते थे, कम्युनिकेट करते थे। ये समिति फेस्टिवल्स के टाइम पे या रेवेन्यू कलेक्शन के टाइम पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे मतलब कि हेल्ड की जाती थी, जिससे कि जो डिस्कशंस है वो हो सके। तो अब हम नेक्स्ट मगध एम्पायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मगध एम्पायर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैसे थी, क्या खास बात थी उसमें बाकी के महाजनपद के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमें 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ को कवर करना है, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी। सबसे पहली हर्यंक डायनेस्टी, जिसे 544 से 413 BC तक जिसने रूल किया था। बिम्बिसार इस डायनेस्टी के सबसे इम्पॉर्टेंट राजा, जिन्हें श्रेणीय बोला जाता था क्योंकि इनके पास बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। ये पहले राजा थे जिनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी थी। इन्होंने मगध एम्पायर को किस तरीके से एक्सपांड किया था, तो कॉन्क्वेस्ट के मीन्स से और डिप्लोमेसी के मीन्स से इन्होंने एम्पायर को बढ़ाया। इन्होंने बहुत तरह के मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मतलब शादी के अलायंसेस किए थे। सबसे पहले तो इन्होंने महाकौशला देवी से शादी की थी, जो कि कौशल किंग की बेटी थी, एंड सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की बहन, और इसमें इन्हें काशी विलेज मिला था। उसके बाद इन्होंने चेलना से शादी की थी, जो कि लिच्छवी ट्राइब को बिलोंग करती थी, और इसके बाद इनका एक बेटा हुआ था अजातशत्रु चेलना के साथ, जो कि आगे चल के राजा बना था। तो सबसे पहले हमने बिम्बिसार के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए। नेक्स्ट हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज़ को फॉलो किया था रेदर देन डिप्लोमेसी। इन्होंने राजगृह को फोर्टिफाई किया था, जो कि मगध का कैपिटल था। और एक्चुअली उन्हें अजातशत्रु बोला भी इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने अपने फादर की उनको मर्डर करके ही राजा की गद्दी पर बैठे थे। शिशुनाग डायनेस्टी, जिसके सबसे पहले रूलर थे कलाशोक, जिसे काकवर्ण भी बोला जाता था, और इन्होंने अपना कैपिटल जो था मगध का वो राजगृह से पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्हीं के रूल में हुई थी, और इन्होंने अवंती को डिस्ट्रॉय किया था। अवंती के राजा का नाम क्या था? प्रद्योत। नंदा डायनेस्टी, ये पहली नॉन क्षत्रिय रूलर्स थे इंडिया के, और इन्होंने बहुत ह्यूज आर्मीज़ मेंटेन की थी। इनका टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ के जो सबसे पहले रूलर थे वो महापद्म नंदा थे, और जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उनको ओवरथ्रो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसके बाद मौर्यन एम्पायर की शुरुआत इंडिया के अंदर हुई थी। अब मगध के सक्सेस के क्या क्या कॉजेज़ थे? सबसे पहली बात तो बहुत ही एबल लीडर्स का होना, जैसे कि बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंदा। देन गिरिवराज, जिसे राजगिरी भी कहा जाता है, ये मगध का कैपिटल था, और ये मतलब कि जो मगध का कैपिटल था वो 5 हिल्स से सराउंडेड था, जो कि एक नेचुरल फोर्ट्रेस का काम करता था, मतलब कि एक नेचुरल बैरियर था फॉरेन इन्वेजन्स से बचने के लिए। पाटलिपुत्र, जिसे जलदुर्ग भी कहा जाता है, ये 4 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे, मतलब कि जहाँ पे 4 नदियाँ मिलती हैं उस जगह पे लोकेटेड था। कौन कौन सी 4 नदियाँ? गंगा, गंडक, सोन और घाघरा। तो ये ऐसी जगह पे पाटलिपुत्र सिचुएटेड था, और रिवर्स जो थी वो एक तरीके का डिफेंस का काम करती थी, और ट्रेड का, कम्युनिकेशन का काम रिवर्स क्या करती थी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर रिवर है तो उसको क्रॉस करके आना इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू लाइक लैंड। मतलब रिवर से आना पहुंचना डिफ़िकल्ट है, कम्युनिकेट करना डिफ़िकल्ट है, तो पाटलिपुत्र कहीं ना कहीं इस जगह पे कट ऑफ था बाकी एरियाज से। और उसके बाद हम देखते हैं मगध एम्पायर, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड था, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आयरन पाए जाते थे। मगध रीजन अभी अभी नया बना था उस समय पे,
तो यहाँ पे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स लोग नहीं थे या फिर बहुत कम इन्फ्लुएंस था ऑर्थोडॉक्स लोगों का। और मगध ने मेंटेन की थी बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत एफिशिएंट था। लाइक जो इनका तरीका था सब कुछ मेंटेन करने का, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी हो या सोसाइटी से रिलेटेड हो, जो भी कुछ, तो इस वजह से इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से बूस्ट हुई, टैक्सेशन बहुत अच्छा था। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट महाजनपद को देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे छेदी और अवंती 2 महाजनपद हैं जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं, मध्य राजस्थान में है। यहाँ पे आप देख लो, जैसे मैंने बताया ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि उस समय पे जो मेजर सेंटर्स थे वो यहीं थे। मगध हो गया ये हमारा, अंग, काशी, वज्जी, मल्ल, कौशल, पंचाल, कुरु देख रहे हो आप दिल्ली मेरठ एरिया में, कुरु जहाँ पे कुरुक्षेत्र की वॉर हुई थी। अच्छा, एक लौता यहाँ पे हम देख रहे हैं असक, एक लौता महाजनपद जो कि सदर्न इंडिया में लोकेटेड है। अब हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। काशी एक महाजनपद था। आज के टाइम पे काशी कहाँ आता है? बनारस डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम वाराणसी भी बोलते हैं। और काशी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसका जो कैपिटल था वो बनारस में लोकेटेड था। काशी जहाँ महाजनपद के जो फर्स्ट किंग थे वो काश थे, चंद्र डायनेस्टी के, इसलिए वाराणसी को काशी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि किंग यहाँ के काश थे। उसके बाद हम देखते हैं ये रीजन आज के डेट में क्या क्या इंक्लूड करता है, भोजपुर, रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा कुरु किंगडम, जिसे भारता किंगडम, भरत किंगडम भी बोला जाता है। महाभारत का जो फेमस वॉर था किसके बीच में? कौरव और पांडवों के बीच में, वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि कुरु महाजनपद का ही एरिया है। और कुरुक्षेत्र मेन क्लाइमैक्स था, एंडिंग थी महाभारत की। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल महाजनपद है। ओरिजिनल कैपिटल इसका कुरुक्षेत्र था। नेक्स्ट हम देखते हैं कौशल का कैपिटल यहाँ पे श्रावस्ती है। ये उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न एरिया में लोकेटेड है। बिम्बिसार जो कि फाउंडर थे हरिनक डायनेस्टी के, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस लाइक शादी की थी कौशल की प्रिंसेस कौशला देवी से। तो कौशल में आप ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। श्रावस्ती जो कि कैपिटल है कौशल का, नदन पार्ट में। और प्रोमिनेंट किंग क्या है कौशल के यहाँ पे? प्रसेनजीत। मालिनी जो अंग है हमारा, उसका कैपिटल यहाँ पे क्या है? चंपा है। और यहाँ पे प्रिंसिपल नोटिस इसकी हमें कहाँ से देखने को मिली थी? अथर्ववेद से हमें अंग के बारे में पता चलता है। अंग को मालिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो आप नेम में कंफ्यूज मत होना, अंग और मालिनी एक ही के लिए यूज़ किया जाता है। और कैपिटल इसका चंपा था। और अंग को किसने कैप्चर किया था? बिम्बिसार ने। और इसके बाद से रिवर चंपा भी इसमें मगध एम्पायर में ऐड हो गई थी। और चंपा रिवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ट्रेड के लिए। किसके ट्रेड के लिए? इंडिया का ट्रेड, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, साउथ इंडिया के साथ। वज्जी महाजनपद जो कि मॉडर्न डे बिहार में सिचुएटेड है। और वज्जी इज़ द कैपिटल एट वैशाली। और ये जो साइट थी वज्जी किंगडम की थी। और वज्जी जो था उसको रूल कैसे किया जाता था ना? डेमोक्रेटिकली, मतलब कि वज्जी में गण संघ हमें देखने को मिलते थे। वज्जी कोलिजन था, लाइक ग्रुप था किसका? 8 नेबरिंग क्लैंस था, मतलब कि वज्जी के अंदर 8 क्लैंस थे जिसमें लिच्छवी भी आता था। और दे रूल्ड द एरिया कवरिंग द रीजन ऑफ मिथिला सिचुएटेड इन बिहार, मतलब इसकी लोकेशन बताई है बिहार मिथिला वाला एरिया। नेक्स्ट आगे हम मल्ल महाजनपद की बात करेंगे। तो ये महाजनपद जो था वो गैंगेटिक प्लेन में सिचुएटेड था। महाभारत जो हमारी एपिक है उसमें बताया गया है कि मल्ल को भीम ने कॉन्कर कर लिया था। भीम एक 5 पांडव में से थे। और क्यों कॉन्कर किया था? क्योंकि वो ट्रिब्यूट कलेक्ट करना चाहते थे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के राजसूय सेक्रीफाइस के लिए। तो राजसूय मतलब बेसिकली इसमें राजा जब बनता है कोई तो उसका कोरोनेशन होता है, उस यज्ञ के लिए ट्रिब्यूट कलेक्ट करने भीम यहाँ आए थे। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों को ही निर्वाण मल्ल किंगडम में मिला था। मल्ल का मतलब होता है रेसलर संस्कृत लैंग्वेज में। सबसे पहली बार इस टर्म का यूज़ 1201 में काठमांडू वैली में किया गया था। छेदी महाजनपद, तो इसका कैपिटल जो है वो शुक्तिमता में है और ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है।
मध्य प्रदेश में कहाँ, बुंदेलखंड वाला एरिया, और यहाँ पे जो रिवर लगती है वो बेतवा रिवर है। और शेदी किंगडम को रूल करने वाले जो राजा थे उनका नाम शिशुपाल था। एंड एलाई ऑफ जरासंध ऑफ मगध एंड दुर्योधन ऑफ कुरु। तो ये किसके एलाइया फ्रेंड थे, जरासंध के और दुर्योधन के। इनकी राइवलरी यानी कि दुश्मनी वासुदेव कृष्ण से थी, और इनको वासुदेव कृष्ण ने मार भी दिया था राजसू यज्ञ के टाइम पे, जो कि युधिष्ठिर का उस समय चल रहा था। वत्स महाजनपद जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपैलिटी थी, इसका कैपिटल कौशाम्बी में लोकेटेड है, यमुना नदी के किनारे पे। और मतलब कि बेसिकली जो वत्स का एरिया था वो उत्तर प्रदेश के पास सिचुएटेड था। वत्स को वंश नाम से भी बोला जाता है, और यहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी कि मोनार्की फॉलो होती थी, और कैपिटल इसका कौशाम्बी था। पांचाल एक एंशंट इंडिया का किंगडम है जो कि गंगा यमुना डोइब पे लोकेटेड है, और लेटर वैदिक टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टेट बन चुका था, और एलाई था ये कुरु किंगडम का। पांचाल किंगडम महाजनपद में आता है, और इसको एनेक्स किया था नंदा एम्पायर ने ड्यूरिंग महापद्मनंदा। इसके दो कैपिटल थे, पहली बात तो नॉर्दर्न कैपिटल अहिशत्र, और सदर्न कैपिटल इसका काम्पिल्य था। नेक्स्ट हम देखते हैं मत्स्य डिस्ट्रिक्ट, मत्स्य महाजनपद जो कि राजस्थान में लोकेटेड था, और इसकी कैपिटल थी विराटनगर। और ये कौन सा एरिया कवर करता है, जयपुर अलवर वाला एरिया कवर करता है। और ये कैपिटल जो विराटनगर थी ये एक हाइडिंग प्लेस की तरह काम कर रही थी पांडव्स के लिए, और ये एरिया कैटल रेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। शूरसेन जिसका कैपिटल मथुरा था, और यहाँ पे कौन सी ट्राइब थी, मतलब यहाँ पे जो रहने वाली ट्राइब थी वो अपने आप को यादू क्लैन के डिसेंडेंट बताते थे। द रेफरेंस टू द शॉरसेनोई इन लेटर ग्रीक राइटिंग्स इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द शॉरसेन, मतलब कि हमें ग्रीक राइटिंग्स में एक वर्ड देखने को मिलता है शॉरसेनोई, तो ये माना जाता है कि ये शुरासेन की ही बात की जा रही है। और मथुरा हमें देखने को मिलता है जो कि शायद मथुरा का ही रेफरेंस है। और ये कहाँ पे लोकेटेड था, ब्रजभूमि वाले एरिया में लोकेटेड था। शूरसेन वॉज एन एंशियंट पीपल ऑफ महाभारत एंड द ट्राइब वॉज हेल्ड इन हाई स्टीम इन महाभारत, मतलब जो शूरसेन ट्राइब है उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है महाभारत के अंदर पे। इनका कैपिटल मथुरा में था, और इन्होंने महाभारत में किसकी साइड ली थी, कौरवों की, मतलब दे साइडेड विद द कौरवास। नेक्स्ट हम देखते हैं असक, या जिसे असमक भी बोला जाता है। प्रेजेंट डे कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र वाले एरियाज़ में, या फिर नॉर्मली हम कह सकते हैं दक्षिण इंडिया में, मतलब साउदर्न इंडिया में। इसका कैपिटल जो था वो प्रतिष्ठान था, जिसे पैठान भी बोला जाता है, या फिर इसे पोटली भी बोला जाता है। एपिक महाभारत मेंशन करती है किंग ऑफ द नेम असमक वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ सौदास अ किंग ऑफ कौशल, मतलब जो राजा थे कौशल के सुदास, उन्हीं का अडॉप्टेड सन था असमक, जो कि यहाँ पे रूल करता था। अवंती की अगर हम बात करें, अवंती महाजनपद, तो ये उज्जैन सिटी में लोकेटेड है। एक हम ऑलरेडी एमपी का कवर कर चुके हैं शेदी में, और दूसरा महाजनपद में। देन हम देखते हैं उज्जैन को अवंतिका भी बोला जाता था एंशियंट टाइम्स में। उज्जैन 5th लार्जेस्ट सिटी थी मध्य प्रदेश में बाय पॉपुलेशन। तो एंशियंट इंडिया के टाइम पे जो एमपी के अंदर ही मतलब 5th लार्जेस्ट सिटी थी वो उज्जैन थी। उसका कैपिटल जो था वो उज्जैनी था। तो उज्जैन अवंतिका बोला जाता था इसको, कैपिटल इसका उज्जैनी था। नेक्स्ट हम देखते हैं गांधार, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है। आज की डेट में ये इंडिया में नहीं आता, पाकिस्तान का एक पार्ट है। और पेशावर लगता है यहाँ पे। काबुल और स्वात रिवर भी इस एरिया में पाई जाती हैं। एंशियंट टाइम्स में गांधार एक ट्रेड क्रॉसरोड था, मतलब कि बहुत सारे ऐसे रूट थे यहाँ पे लोकेटेड थे जिनमें बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होता था, और एक कल्चरल मीटिंग प्लेस भी था। अब नॉर्मल सी बात है कि ट्रेड होगा, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इंडिया का ट्रेड था उस टाइम पे भी, तो अलग अलग कल्चर के लोग भी आते होंगे, तो ये एक मीटिंग प्लेस का भी काम करता था।
कौन कौन से एरियाज़ के बीच में? इंडिया, सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट। शाकुनी सिस्टर वॉज द वाइफ ऑफ कुरु किंग धृतराष्ट्र एंड वॉज नोन एज गांधारी। तो हम जानते हैं जो कौरवों के माता पिता थे धृतराष्ट्र और गांधारी, तो उन्हीं के नाम पे, गांधारी के नाम पे ये एरिया गांधार का पड़ा था, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान लगता है। और यहाँ पे और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ पाई जाती है? तक्षशिला और पेशावर, जिसे पुरुषपुरा भी बोला जाता है। अगर हम कम्बोज की बात करें तो इसका कैपिटल पूंछ था और ये प्रेजेंट डे राजौरी या फिर कश्मीर वाले एरिया में आता है, लेकिन आता पाकिस्तान के अंदर है। कम्बोज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस, यानी कि वॉर में या किसी भी एरिया में जो हॉर्सेस है बेस्ट ब्रीड के कम्बोज में पाए जाते थे। तो यहाँ पे हमने सभी महाजनपद को कवर कर लिया।